I'm the first hematology practicing doctor in अमृतसर। hematology basically शब्द का मतलब होता है कि ब्लड और ब्लड की स्टडी। ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर जो है, जब कोई भी डॉक्टर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर ट्रीट करता है, उसे हम हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। कोई कनेक्शन बिटवीन डाइट, लाइफस्टाइल, हेल्दी ब्लड? बड़ी कॉमन सी चीज है, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई। अगर हम ये दो चीजें अपने घरों में ऐड कर लें तो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल। पुराने टाइम में चले जाएं, बिल्कुल 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 पहले जैसे होते बिल्कुल। देखिए, ब्लड जो है वो मैजिक फ्लूइड है, हमें जिंदा रख रहा है। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ब्लड हेल्दी नहीं है तो बॉडी हेल्दी कभी भी नहीं हो सकती। ब्लड में दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो होते हैं ब्लड में सेलुलर पार्ट, जिसे हम WBCs, इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल, प्लेटलेट्स यानी कि क्लॉट बनाने वाले सेल, और RBCs यानी कि हीमोग्लोबिन जिनमें होता है सेल्स। एक तो वो पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्लाज्मा, जो कि प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो सब कैरी करता है। ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इनमें से दोनों कंपोनेंट्स में से किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी को कैसे पता लगेगा? सबसे पहले फटीग, बहुत ज्यादा थकान, सांस चढ़ना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना। एक बीमारी आपकी जनरेशंस खराब कर देती है। हेमेटोलॉजी, क्या आपको भी इस डिजीज के बारे में पता है या ये कितना डेंजरस है? 99% मुझे श्योरिटी है कि आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। बट आज हम जो कन्वर्सेशन करने वाले हैं वो होने वाली है इसी डिजीज़ के रिगार्डिंग, एंड जिनके साथ हम करने वाले हैं, शी इज़ द फर्स्ट हेमेटोलॉजिस्ट ऑफ अमृतसर, डॉक्टर कावेरी जोशी, जो उपल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ की। आज उनसे जानेंगे कि ये कितना डेंजरस है, कैंसर जैसी बीमारियों में इसका क्या रोल है और कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही खास पॉडकास्ट ये आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैम, यू आर द फर्स्ट हेमेटोलॉजिस्ट इन अमृतसर, तो पहले तो थोड़ा बहुत बताइए अपनी स्पेशलिटी के बारे में एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्पेशलाइज इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। So hi, I'm Dr. Kaveri and I'm the first hematology practicing doctor in Amritsar. I started my journey from my PG days. तो मैंने PG किया है immunohematology में from DMC, और during my PG I got interested in research, and during that time I was associated with the clinical hematology in my college. तो उसके बाद धीरे धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप होता गया, and after some experience and I think lots of hard work, I'm here. So I have recently moved to the city क्योंकि यहाँ पे हीमेटोलॉजी सर्विसेज नहीं है। मैंने अपना PG और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस उसके बाद जो है वो DMC हॉस्पिटल लुधियाना में की है, एंड बहुत सारे ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी एंड ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस मुझे पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट लोड जो है वो अमृतसर, पठानकोट, बटाला ऐसे बेल्ट से मिलता था। सो दैट इज हाउ आई केम टू दिस फील्ड एंड दैट इज हाउ आई केम टू द सिटी। And you are basically from अमृतसर ना? I am basically born and brought up from अमृतसर। 12th स्टैंडर्ड तक मैं अमृतसर में थी। उसके बाद MBBS, MD एंड सीनियर रेजिडेंसी करने I had to go up। फिर अपनी मिट्टी ने आवाज मार ली। बिल्कुल। अब मैं अपने शहर वापस आ गई हूँ फॉर गुड दिस टाइम, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी थी। बिल्कुल। इसी चीज के रिगार्डिंग है मेरा सेकंड क्वेश्चन भी, कि एक तो थोड़ा सिंपल वर्ड्स में आप बताइए कि ये होता क्या है एंड क्यों ओवरऑल हेल्थ के साथ इसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस। हीमेटोलॉजी बेसिकली शब्द का मतलब होता है कि ब्लड और ब्लड की स्टडी। तो ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर जो है, जब कोई भी डॉक्टर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर ट्रीट करता है, उसे हम हीमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बिनाइन किस्म के डिसऑर्डर्स और दूसरे हैं मैलिग्नेंट। आम भाषा में बोलें तो एक है जो जानलेवा हो सकते हैं पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जानलेवा होते हैं। नाम सुना होगा, अनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है। दूसरी तरह की जो कैटेगरी है, जो मैलिग्नेंट हम जिसे बोलते हैं, उन्हें हम ब्लड कैंसर्स के नाम से जानते हैं। तो लुकीमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मैलिग्नेंसी फॉर्म में आते हैं। इन सारे डिसऑर्डर्स को हम ब्रॉड टर्म में हीमेटोलॉजी में कंसिडर करते हैं जी। एंड जैसे ब्लड कैंसर की आप बात कर रहे हो, या उससे पहले भी जितनी आपने टर्म्स की बात की जी, तो अब आम इंसान को इन चीजों के बारे में पता नहीं लग पाता जी। तो ओवरऑल हेल्थ के साथ कितना ज्यादा इस चीज की इम्पोर्टेंस आती है, या कैसे ये अफेक्ट करता है? ब्लड कैंसर चलो स्टिल थोड़ा बहुत लोगों को पता है, बट बिफोर दैट जितने भी आपने बात की। देखिए, ब्लड जो है वो मैजिक फ्लूइड है, हमें जिंदा रख रहा है। एज लॉन्ग एज ब्लड हमारी वेन्स में है, हम जिंदा हैं। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ब्लड हेल्दी नहीं है
तो बॉडी हेल्दी कभी भी नहीं हो सकती है। ब्लड में दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो होते हैं ब्लड में सेलुलर पार्ट, जिसे हम WBCs इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल, प्लेटलेट्स यानी कि क्लॉट बनाने वाले सेल, और RBCs यानी कि हीमोग्लोबिन जिनमें होता है सेल्स। एक तो वो पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्लाज्मा, जो कि प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो सब कैरी करता है। तो ये दो पार्ट्स में ब्लड जो है वो डिवाइडेड होता है। एंड इसका हमें पता ऐसा है कि ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनमें से दोनों कंपोनेंट्स में से किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी को कैसे पता लगेगा? सबसे पहले फटीग, बहुत ज़्यादा थकान, सांस चढ़ना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, खून बहना और खून बहते ही रहना, या शरीर में बिना किसी वजह से बार बार क्लॉट जम जाना, स्ट्रोक की तरह आ सकता है, या डिस्टल क्लॉट होता है, कई बार वो सीधा लंग्स में चला जाता है। तो ये जानलेवा लेवल की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पहले कभी संकेत कम देती हैं, ऐसे छोटे संकेत आते हैं जैसे कि वेट लॉस हो रहा है किसी को बहुत ज्यादा थकान रह रही है, तो कॉमन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम रेगुलरली स्ट्रेस, वीकनेस कह के हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हाउएवर दे आर क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉडी, और हम अगर इन्हें टाइमली सुन लें, टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली मैनेजमेंट पॉसिबल रहता है जी। एंड अगर कुछ कॉमन ब्लड रिलेटेड कंडीशंस बात करें तो बार बार जो है उसे इग्नोर कर देते हैं, या कुछ उनको नहीं समझ लग पाती है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लो हीमोग्लोबिन, हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसका HB जो है वो कम है। एक नॉर्मल मेल जो है 13 to 15 ग्राम्स, और एक नॉर्मल फीमेल जो है वो भी 12.5-13 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बट आई थिंक अगर आप 10 लोगों का कैलकुलेट करवाएंगे, 10 लोगों को एग्जामिन करवाएंगे, तो 6 to 7 पीपल विल हैव लो हीमोग्लोबिन। लो हीमोग्लोबिन इतना डेंजरस है बिकॉज एवरी जनरल फिजिशियन, एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर केमिस्ट आपको आयरन की गोलियां दे देगा, B12 की गोलियां दे देगा, जबकि ये नहीं करना होता। हीमोग्लोबिन कम होने का क्या कारण है पहले ये पता होना चाहिए, और फिर वो कारण के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी चाहिए। किसी भी चीज का हम एक्सेस कर दें तो वो बुरा हो जाता है, चाहे वो आयरन की गोलियां क्यों नहीं है। दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर टेस्ट, और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर की सलाह आपको लेनी बहुत जरूरी है। एंड कितना अगर कम हो तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है? हीमोग्लोबिन देखिए ऐसा है कि 7 ग्राम से नीचे हो तो फिर तो हम ट्रांसफ्यूजन ही एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर पेशेंट्स जिसको हम कॉम्पेंसेटेड एनीमिया बोलते हैं। लोगों को सिंपल थकान रहती है, बहुत टाइम तक रहती है, टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन आया 4, पेशेंट कहता है मैं तो चलता फिरता हूँ, आपने मुझे एडमिट करके मेरा ट्रांसफ्यूजन क्यों कर दिया। सो जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसफ्यूजन जितनी, वो तो 7 है, लेकिन अनीमिया जो है 12 से नीचे हीमोग्लोबिन को हम अनीमिया कहते हैं, जिसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे लेस देन 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर। बहुत लोगों को होता है अगर वैसे नॉर्मल तौर पे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा लोगों को होता है ये, एंड इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि क्या वो किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है या किसी और कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा, या बन रहा है तो खराब क्वालिटी का बन रहा है, ये डायग्नोज करना और इसको आइडेंटिफाई करना, ये फिर हीमेटोलॉजिस्ट का काम आ जाता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक फिर एक एक्सपर्ट की उस चीज में एडवाइस लेनी, क्योंकि खुद नहीं पता लग सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हमारा ब्लड कम है जी, हमने हरी सब्जियां ज्यादा खानी शुरू कर दी, राइट, हमने बीट रूट खाना शुरू कर दिया, बड़े कॉमनली लोग आके कहते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है डॉक्टर साहब दवाई के बिना कैसे ठीक हो जाएगा, राइट। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प करती है, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किसी चीज की मेंटेनेंस में हेल्प कर सकती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिवेंशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर एक बार कोई डेफिशिएंसी डेवलप हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मेडिकेशन हमें लेनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन इट कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही हमें कोई मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, राइट जी। और कोई अर्ली डिटेक्शंस ब्लड डिसऑर्डर्स की कि लोग इससे बच सकें? जी, बड़ा मतलब कॉमन है वेट लॉस, सडन वेट लॉस, 3 किलो 4 किलो 1 महीने 2 महीने में कम हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन कपड़े लूज हो गए हैं, रात में बुखार आ जाता है विद स्वेटिंग, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जिन्हें हम स्ट्रेस और जिन्हें हम मौसम चेंज है ऐसी चीजें कह के इग्नोर कर देते हैं। बहुत मेजर आई थिंक हो गया कि पहले लोग स्ट्रेस की साइड ही ले जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन पे जाते हैं। बिल्कुल। सब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत अच्छी बात है, आजकल लोग ओवर अवेयर हैं, सो जिसके कारण वो हर चीज को स्ट्रेस का नाम देके एक्चुअल डिजीज जो है वो हम आइडेंटिफाई करना ही छोड़ दिया है। आई गेस पहले जो लोग हैं वो
थोड़ा शाय थे इस चीज के बारे में कि डिप्रेशन बताना नहीं है या जी, इसके बारे जी, में जी। बोलना नहीं, अब रिवर्स हो गया है। अच्छे खासे बंदे को भी कह देते हैं कि नहीं डिप्रेस लग रहा है, मेंटली स्ट्रेस लग रहा है इसमें। ये बहुत अच्छी बात है हमारी सोसाइटी के लिए कि हम लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकाइट्रिक हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प, जिसके लिए हम बहुत अवेयर हैं। हाउएवर द प्रॉब्लम इज कि हम हर चीज को स्ट्रेस का नाम देके इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेस is very much present, but apart from that there are certain organic causes for things। तो वो organic cause को पता करना और उसकी दवाई देना, अगर स्ट्रेस है तो उसकी दवाई अलग से देना। Exactly। बट एक प्रॉपर पता होना चाहिए बट अगेन मतलब सेल्फ डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस है तो किसी हमें एक्सपर्ट से या प्रोफेशनल से जरूर सलाह लेनी। और कोई जैसे कि आप बता ही रहे थे, तो अगर डिटेल में जानना चाहें कि कुछ वार्निंग साइंस जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। सबसे ज्यादा कॉमन वार्निंग साइन जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, देखिए इसमें काफी सारे साइंस है डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। तो सांस चढ़ना, वेट लॉस होना, बार बार फीवर आना और अनप्रोवोक्ड ब्लीडिंग हो जाना, ये हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है तो इमीडिएटली अपने लोकल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाइए। सिंपल एक सीबीसी का टेस्ट होता है, इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। खाली बुखार में सीबीसी करवा लेते हैं लोग। सीबीसी का टेस्ट करवाइए, सीबीसी से ही हमें काफी चीजें पता लग जाती हैं। तो बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, पर टेस्ट करवाना और उसके बाद एक एक्सपर्ट डॉक्टर को उसको दिखाना, ये इंपॉर्टेंट है। मैम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो शायद इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वो है कैंसर केसेस। बिल्कुल। एंड उनमें भी जैसे आपने बात की ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा की, तो उसमें आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे उसकी ट्रीटमेंट की बात करें या रिकवरी की बात करें? तो देखिए ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सब ब्लड कैंसर्स हैं। राइट। कैंसर हम तब कहते हैं जब कोई सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मली डिवाइड करके बहुत ज्यादा नंबर उनका बढ़ जाए हमारे शरीर में नॉर्मल से। ब्लड कैंसर्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि ब्लड कैंसर सिम्टम जब तक देते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है। वेट लॉस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन सिम्टम है जो नजर आता है जनरली पेशेंट्स में। आई थिंक आजकल लोग वैसे खुश हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता चीजों की तरफ कि होता है कि वेट लॉस हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अनप्रोवोक्ड वेट लॉस जो है वो एक वार्निंग साइन देती है आपकी बॉडी। अनप्रोवोक्ड वेट लॉस अगर किसी का हो रहा है तो दे शुड डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर। आप डाइट कर रहे हैं, आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद वेट लॉस हो रहा है तो इट इज अ थिंग टू सेलिब्रेट, राइट। लेकिन अगर बिना किसी कारण के वेट लॉस हो रहा है तो दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प। शरीर आपको आवाज मार रहा है, आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा ऐसी बीमारियां हैं जो सिम्टम्स देकर नहीं आती जनरली, और इनका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो जाए तो इनमें प्रोग्नोसिस यानी कि पेशेंट के बचने की उम्मीद जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कि अगर हम लेट स्टेज पे इसको पकड़े। एंड मैम आउट एंड आउट अगर बात करें तो कैंसर की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, शायद इंडिया एक ऐसे देशों में से एक है कि जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा राइज आ चुका है। कारण अगर बेसिक तौर पे जानने की कोशिश करें कि क्या है इसका, मेरे पास कोई आंसर नहीं है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी एक चीज पे पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं इस चीज को। लंग कैंसर स्मोकिंग से होता है, राइट, ये सबको पता है, हर जगह है। ब्लड कैंसर के लिए ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है कि क्यों हो गया ब्लड कैंसर। एनवायरमेंटल रीजंस, जेनेटिक्स, पोल्यूशन, आई कैन नॉट पिन पॉइंट, बट डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल हैं, डेफिनेटली हो सकता है वो कारण। बट अगेन इसके लिए कोई प्रॉपर हमारे पास रीजन नहीं है अभी तक। ये बीमारी एकदम से आ जाती है एंड इट इज रियली वेरी वेरी हार्ड ऑन द फैमिली, ऑन द पेशेंट एंड ऑन द ट्रीटिंग फिजिशियन। घर की घर ही कह सकते हैं कि बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, एक बीमारी आपकी जनरेशंस खराब कर देती है ऐसी बीमारी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, क्योंकि विद टाइम जो है एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आई है मेडिकल साइंस में भी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर सकती है डायग्नोसिस में, और ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं उन्हें कैसे ठीक कर? आजकल देखिए ऐसा है कि पुराने जमाने में सिर्फ सीबीसी और पीबीएफ, पेरिफेरल ब्लड फिल्म था, राइट। उसके बाद धीरे धीरे करके बोन मैरो, स्लाइड पे बोन मैरो देखना, ये आया। आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, फ्लो साइटोमेट्री आ गई है, जीन थेरेपीज, जीन साइंस आ गई है, जिससे हम जेनेटिक लेवल पे जाके म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, दे हेल्प इन वेरी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स। इससे पहले कि कैंसर के ओवर्ट सेल्स हमारी बॉडी में आए, बोन मैरो के लेवल पे ही पता लग जाता है कि म्यूटेटेड सेल्स हैं।
ये सारी टेक्निक से। तो फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम जल्दी कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात जहां तक रही, तो बहुत, एक तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उसके बाद आजकल जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, विच इज वेरी कॉमन। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कई कैंसर्स हैं जिनमें काफी बेटर रिजल्ट्स देता है। न्यूअर मोडालिटीज में हमारे पास आजकल कार टी सेल थेरेपी आ गई है, जिसमें हम जीन लेवल पे जाके जीन्स मॉडिफाई करते हैं एंड जीन्स मॉडिफाई करने के बाद हम कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर ऑल न्यूअर थिंग्स। अभी भी एक्सपेंसिव है, लेस अप्रोचेबल फॉर कॉमन पीपल, बट दे आर कमिंग अप एंड आई होप कि बहुत जल्दी दे विल बी वेरी मच अवेलेबल टू आवर पब्लिक। बात करें मैम कि जैसे माय फादर हैड ब्लड कैंसर, तो चलो वो ठीक हो गया था, बट उनका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सपायर हो गए। तो मम्मा जैसे बताते हैं कि उस टाइम पे 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसीजर होता था ट्रीटमेंट का, कि मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इतना डिफिकल्ट उसका प्रोसीजर होता था। तो क्या आज के टाइम में थोड़ा ईज हुआ है उस चीज को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर? आजकल देखिए टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर दैट इट इज, थेरेपीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपीज आजकल हैं। देखिए कोई भी थेरेपी जो है अगर वो कैंसर के सेल्स को मारेगी तो वो हमारी नॉर्मल बॉडी पे कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट रहता है। बट देयर आर न्यूअर ड्रग्स अवेलेबल जिनके साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल हैं। पेशेंट जो है हम उसे हॉस्पिटल में अच्छी केयर दें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखें, तो ये सारे जो डिजीज है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के, वो हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द फैमिलीज, ऑफ कोर्स इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट्स, बट आजकल फाइनेंशियल हेल्प इज अवेलेबल, इंश्योरेंसेस कवर करती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को, लोग अवेयर हैं, सो दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट over the years. The treatment options have increased as well as कि हम मैनेज करने के लिए उसको ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। कोई मिथ हो ब्लड हेल्थ के रिलेटेड जो आप आज बस करना चाहें? जी, ब्लड हेल्थ के रिलेटेड मिथ्स हैं, हम हरी सब्जियां खाएंगे और साथ में दूध पी लेंगे तो हमें कैल्शियम और आयरन दोनों की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आयरन के साथ कैल्शियम लेंगे तो आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। हरी सब्जियां खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बीटरूट खाना बहुत अच्छा है, गेहूं खाना बहुत अच्छा है, बट ये सारी चीजें जो हैं ये आपका लाइफस्टाइल सप्लीमेंटेशन हो सकती हैं, जो आप कॉन्शियस एफर्ट्स हैं, बट दे आर नॉट ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीजेस। ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसके लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जहां दवाई की जरूरत है वहां आपको दवाई लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयरन जो है वो विटामिन सी के साथ लें तो वो उसकी बेटर अब्जॉर्प्शन होती है। दिस इज अ गुड थिंग, ये पब्लिक अवेयरनेस है। ऑरेंज जूस के साथ आप पालक लेंगे तो बहुत फायदा है, राइट। तो दूध के साथ नहीं लेना है, ऑरेंज जूस के साथ लेना है। जूस के साथ लेना है। ये चीजें जो है आज बहुत सी ऑडियंस है जिन्हें पहली बार पता लगी है। कोई कनेक्शन बिटवीन डाइट, लाइफस्टाइल, हेल्दी ब्लड, मतलब अगर हमने नेचुरली जो हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएं आप? तो मैं, बड़ी कॉमन सी चीज है, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, अगर हम ये दो चीजें अपनी घरों में ऐड कर लें तो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल। पुराने टाइम में चले जाएं, बिल्कुल 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 पहले जैसे होती थी। बिल्कुल। सो लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, राइट। सो दे आर रिच इन दीज मिनरल्स एंड दे आर नेचुरल सोर्सेस। बीटरूट एंड मेनी अदर सच। आयरन बेसिकली फिर कह सकते हैं कि आयरन का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। आयरन, विटामिन B12 ये बहुत कॉमनली डेफिशिएंट है हमारी इंडियन डाइट में, गिवन कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। मेरा भी कम है विटामिन B12। तो ज्यादातर पॉपुलेशन वेजिटेरियन होने के कारण B12 की कमी जो है वो ज्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए बीकासूल के कैप्सूल्स आते हैं, राइट, जो पुराने जमाने में लोग वैसे ही साल में एक बार ही ले लिया करते थे। इट वाज अ गुड प्रैक्टिस, इट शुड बी डन अभी भी। ओके। सो बट ओवरडूइंग थिंग्स इज रॉन्ग। कभी गाइडेंस चाहिए होती है। जी बिल्कुल, गाइडेंस चाहिए होती है। तो आप अपने लोकल फिजिशियन जो आपके हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और जैसे जैसे वो एडवाइस करते हैं वैसे वैसे आप कीजिए। दैट इज वेरी नाइस। मैम जैसे बात कर रहे थे कि एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स। अगर बात करें अगले 5 से 10 साल की, तो आप क्या चेंजेस देख रहे हैं हेमेटोलॉजी में कि आ सकते हैं और आ रहे हैं? सबसे पहले तो नंबर ऑफ हेमेटोलॉजिस्ट बढ़ रहा है, राइट। तो आई होप कि इन कमिंग 5 years वी हैव 1 हेमेटोलॉजिस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट।
अभी तक पंजाब में हेमाटोलॉजिस्ट की इतनी कमी थी कि अगर किसी को ब्लड की दिक्कत है, a relative of mine had this problem and अमृतसर में ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल। अमृतसर एक बड़ा शहर है, बिल्कुल, पर अमृतसर में ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल। इतने कम क्यों है? अगर मतलब बेसिक थोड़ा जानने की कोशिश करें कि क्यों इतने कम है। हेमाटोलॉजी देखिए एक नई ब्रांच है, इट इज अ relatively new branch and it was developed quite recently as compared to other branches। तो हेमाटोलॉजिस्ट बनने ही लेट शुरू हुए हैं, अब वो जैसे जैसे बन रहे हैं दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। सेकेंडली, हेमाटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। जो अनीमियाज हैं, थैलेसीमियाज हैं, डिफरेंट तरह के डॉक्टर हैं जो उन्हें ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। तो हेमाटोलॉजिस्ट की जरूरत जिन लोगों को पड़ती है, खाली उन्हें हेमाटोलॉजिस्ट के बारे में पता होता है। ओके, राइट। तो हेमाटोलॉजी जो है वो अपकमिंग ब्रांच है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिवन कि अगर हमारी किडनी खराब है तो हमें पता है नेफ्रोलॉजी के पास जाना है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमें पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसी तरह से अगर ब्लड में प्रॉब्लम है तो ज्यादातर जनता को ये पता ही नहीं है कि हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल, ठीक है, पहली बार ही टर्म सुन रहे होंगे। तो इम्यूनोहेमेटोलॉजी की जब मैंने डिग्री करी है तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं कई मेडिकल प्रोफेशनल से जब बात करती थी कि मैं एमडी इम्यूनोहेमेटोलॉजी में कर रही हूँ, तो उनका अगला क्वेश्चन होता था कि ये क्या होती है और ये कहाँ होती है। So it is a very new branch. It is coming up. कोई नहीं पता तो ऑडियंस को। So it is a branch of the metropolitan cities जो अब हम मेरे जैसे लोग जो हैं वो tier 2 cities में आके अपनी प्रैक्टिस और लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आपने कैसे डिसाइड किया था फिर? So it was by chance. I got to know it from a friend of mine who was already doing immunohematology, and that is how I got into the field of immunohematology. कोई एक piece of advice अगर देना चाहें हमारे listeners को के लिए? जी, अच्छी हेल्थ के लिए खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, वेट मैनेज करिए, और अगर कोई भी डेंजर साइन आता है तो उसे स्ट्रेस का नाम देके उसे इग्नोर नहीं करना है। टाइमली अपना चेकअप करवाइए। टाइमली चेकअप करवाने के बाद कोई टेस्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो टाइमली हेमाटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो टाइमली डायग्नोस और मैनेज हो सके प्रॉपर्ली। मैं हर बार यही कहता हूँ जब भी डॉक्टर्स के साथ करता हूँ, और डॉक्टर्स का भी सेम कंसर्न होता है कि आजकल लोगों ने बहुत कम कर दिया है एडवाइस लेना फ्रॉम द स्पेशलिस्ट, क्योंकि हर कोई खुद डॉक्टर है। बिल्कुल, इतने ज्यादा वो नॉलेजेबल हो गए हैं घर पे बैठे हुए। जी, तो देखिए नॉलेजेबल होना एक अच्छी बात है, बट टू मच नॉलेज जो है, हाफ बेक्ड नॉलेज जो है, दैट इज वेरी डेंजरस। कोई दिक्कत आती है, सेल्फ मेडिकेट हमें नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश नहीं करनी। केमिस्ट से जाके दवाई ले ली, दवाई खा ली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम जी 3-4 महीने से दवाई खा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ नॉलेज बिल्कुल कम है। बिल्कुल, रूरल एरियाज में कुछ आजकल इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, नोबडी हैज द टाइम, तो इजी फिक्स ढूंढ लेते हैं लोग। तो डॉक्टर के पास आना अपने आप में टास्क हो गया है, इसलिए आजकल टेली हेल्थ जो है इट इज कमिंग अप। सो आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय टेली हेल्थ कंसल्टेशंस। आई हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट, ताकि क्योंकि हेमाटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे पेशेंट देखना जरूरी होता है, बट पेशेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो पेशेंट से भी पहले बता देती हैं कि दिक्कत क्या है। तो खाली रिपोर्ट देख के जब हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो टेली हेल्थ जो है वो टेली कम्युनिकेशन, टेली हेल्थ कंसल्टेशंस जो हैं, दे आर एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज द डॉक्टर्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो इसी के साथ रिलेटेड ही है कि एक तो आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है, एंड जैसे कि हम रिमोट एरियाज की बात कर रहे हैं कि हर कोई नहीं रीच आउट कर पा रहा, तो वो कैसे अपॉइंटमेंट ले सकता है? जी, तो प्रैक्टिस मैं उपल न्यूरो हॉस्पिटल रानिका बाग जो है वहाँ पे 10 to 4 ड्यूरिंग द डे मैं वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ, राइट, फॉर माय प्राइवेट ओपीडी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं टेली हेल्थ कंसल्टेशंस करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जोशी हिमैट क्लिनिक करके, सो वहाँ पे डीएम ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, तो वहाँ पे वेरी मच स्क्रीन पे हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया भी शेयर कर देंगे। सोशल मीडिया का रोल एक्चुअली बहुत ज्यादा हो चुका है आज के टाइम में एक्चुअली, सो अवेयरनेस के लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए। बिल्कुल, सो वो हमें करना चाहिए। मैम लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारे शो का नाम टर्निंग पॉइंट है, द टर्निंग पॉइंट, तो हम हमेशा ये क्वेश्चन अपने गेस्ट से पूछते हैं कि टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का क्या रहा? कहूंगी टर्निंग पॉइंट तो यही था जिस दिन मेरी एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गई थी। आई चोज दिस पाथ and it's a long journey. I've just started out and I have miles to go before I sleep.
So turning point was the day I started studying medicine, and then eventually धीरे धीरे करके coming into practice, and now starting my own private जर्नी बहुत practice. डिफिकल्ट है. It is a long journey, but it is fulfilling because जब हम patients देखते हैं जो ठीक हो रहे हैं, and we are changing lives one Right. life at a time, so that is really very very fulfilling, very very rewarding. Yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू Yeah. सो मच आज अपना टाइम देने के लिए एंड इतना एक यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक जब मैंने आपके साथ पहली बारी बात की मुझे भी तभी पता लगा कि ऐसा कुछ जो है वो हम कंसर्न आज चल रहा है सोसाइटी जी, में. जी, जी. सो थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम दिया. Thank you so much for having me. तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आई एम डैम श्योर कि आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिली, ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा सर्टेन टॉपिक है जिसके बारे में अभी भी बात बहुत कम की जाती है, या एज द डॉग सेड कि इसके बारे में एक्सपर्टीज़ बहुत कम लोगों के पास है. तो आप भी प्लीज़ अगर कुछ ऐसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं या आपका कोई नोन है जो ये ऐसी बीमारी के साथ जूझ रहा है, तो प्लीज़ आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. जल्दी अगर इसकी प्रिवेंशन हो तभी इस चीज़ से बचा जा सकता है. सो इस चीज़ को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ. जैसा कि मैं हर बार ही कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो एज कि हम मोटिवेटेड रहें और भी ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच.